हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे सीजीएल मेंस के पहली शिफ्ट के 30 क्वेश्चन जो मैथ्स के आए थे वो सारे ही सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से बताऊंगा, किस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं उस तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो मिनिमम टाइम में बेस्ट सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो एंड तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को इसमें जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है और त्रिभुज पी क्यू आर में ओ इस प्रकार से एक अंत बिंदु है कि एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये जो लाइन दे रखी है इसको मैं आपको इसका चित्र बनाकर समझा देता हूं, इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये जो सवाल में दे रखा था कि कुछ इस प्रकार का इसका चित्र बनेगा जिसमें पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, और एक पॉइंट लेना है हमें ओ, जिसमें ये दोनों एंगल बराबर है। दोनों को थीटा मान लिया हमने। अब देखो, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। क्लियर? यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। अब पहला सवाल है हमारे पास कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विभाजक त्रिभुज है। तो पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर, देखो दोनों भुजाएं बराबर है यानी कि समद्विभाजक त्रिभुज है ये, क्योंकि इनके एंगल सेम है तो भुजाएं दोनों बराबर होगी। तो पहला तो कथन सही है। दूसरा है, ओ बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। देखो, केंद्रक किसे कहते हैं हम? माध्यिकाओं के कटान बिंदु। यहां माध्यिका की बात ही नहीं की है तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? त्रिभुज पी क्यू ओ और त्रिभुज आर क्यू ओ के सर्वांग समय, यानी कि ये वाला, देखो ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की क्योंकि इन दोनों त्रिभुज की पी क्यू ओ और क्यू ओ आर, इन दोनों की बात सवाल में कर रखी, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की। देखो, ये दोनों में कॉमन है। क्लियर? यानी कि ये दोनों बराबर है। सर्वांग सम के लिए क्या चाहिए? इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों तो भुजाएं ऑलरेडी बराबर है, ये वाली भी भुजा ऑलरेडी बराबर है क्योंकि एंगल हमें सेम दे रखा था। इसमें ये कॉमन है यानी कि तीनों भुजाएं आपस में कहीं ना कहीं बराबर है। क्लियर? तो ये त्रिभुज सर्वांग सम भी होगा, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा आएगा, पहला और तीसरा कथन हमारा सही है, बाकी जो सेकंड है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन में जैसे ही आप डायग्राम बना लेंगे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। अगला सवाल है, एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है? देखो, काफी इजी सवाल है ये, क्योंकि इसमें से एक ही कंचा निकालने के लिए बोला है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अगर एक से ज्यादा होता तो फिर इसमें हम फॉर्मूला वगैरह लगा के इसको सोल्व करते। लेकिन क्या बोला है हमसे कि एक ही कंचा निकालना है हमें, इसके काले या नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है? काले कितने हैं? टोटल 8। ठीक है, तो काले निकालने की संभावना कितनी है? 8 प्लस नीले, नीले कितने हैं? 3। तो 3 नीले निकालने की, देखो या लगाए यानी कि एक बार में एक ही निकालना है, यानी कि हम प्लस का साइन ले, क्योंकि हमें टोटल कंचा एक ही निकालना है। एक बार काला निकालना है देन फिर नीला निकालना है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। कहीं ना कहीं हमारा काम एक बार में पूरा हो जा रहा है। टोटल प्रायिकता क्या है? टोटल कितने हैं ये? 6, 8, 4 और 3, टोटल है 21। तो इसका आंसर आएगा 11/21। देखो, प्रायिकता एक अच्छा टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव बनते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आए तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ये नया आया है टॉपिक, इसलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन डाला है इसमें। अगला सवाल है, क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। इनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात इनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। ठीक है, सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये हमें मिनट में फाइंड आउट करना है। देखो, इनका व्यास क्या तरीका है हमें? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हमें इनके जल प्रवाह की क्षमता क्या तरीके? इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, समानुपाती अनुक्रमानुपाती एक ही बात होता है वो। तो इनकी कैपेसिटी क्या आएगी टंकी को भरने की? इनका वर्ग 4, 9 और 16। क्लियर? ये कह रहा है कि सबसे बड़ा नल यानी कि सबसे ज्यादा जो
जिसकी एफिशिएंसी है क्या है 16, यही होगा सबसे बड़ा। ये 81 मिनट में भर सकता है। क्लियर। तो हमें सभी से काम करवाना है, यानी कि 4, 9 और 16 इनके टोटल हम करेंगे तो ये आएगा 29। तो इसको 16 करना है। देखो 16 अट्ठे होगा 128, ठीक है। 1280 प्लस 16 यानी कि 1296। इसमें हमें डिवाइड करना है 29 का। फास्ट कैसे कैलकुलेशन करना है, 16 का पहले 80 में करो, फिर 1 में करके जोड़ दो, ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। देखो अगर इसको हम 30 भी माने और इसको अगर डिवाइड करेंगे हम, तो 3 चौक 12, ठीक है, यानी कि 40 समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बाकी ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसका पहला डिजिट जो होगा वो 4 होगा। तो इससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो यही स्मार्ट अप्रोच जो होती है वो एग्जाम में आपको लगाना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और माइंड पे प्रेशर कम पड़ेगा। कैलकुलेशन के मामले में आपको हमेशा आलसी बन के रहना है, ये आदत आपको घर से डालना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जो है वो पेपर पेन का यूज कम करें, अपने दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाएं। अगला सवाल यदि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, और दे रखा है हमें a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि a बड़ा है b से। देखो 10√3 यानी कि 10 यहां पे वैल्यू दे रखी है हमें 60 की, ठीक है, 60 की वैल्यू होती है √3, और ये दे रखी है 30 की वैल्यू, यानी कि a प्लस बी 30 होगा, a माइनस बी जो होगा वो 30 होगा, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। तो यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी 45 और b की आएगी 15। फिर आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस की वैल्यू हमें दे रखी है, तो a की वैल्यू यानी कि बड़ी संख्या जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम 30 और 60 को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा होगा 45, इससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है हमारा। और ये सवाल जो है वो देखते से ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है, इसमें इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से तैयारी की है, तो ये चीज आप देखते ही बना लोगे। अगला सवाल है, एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और ए डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई क्या होगी। देखो जो सवाल में दे रखा है वो यही दे रखा है कि एक वृत्त है चतुर्भुज के अंदर, ठीक है, जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों साइड की वैल्यू एडिशन इन दोनों साइड के एडिशन के बराबर होता है, यानी कि 15 प्लस 21 36। तो 18 में क्या जोड़ेंगे, 36 बन जाएगा, 18 ही जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको, छोटा चित्र बना के देख लेना ताकि कोई गलती ना हो आपको, क्योंकि साइड अब अगर हम इमेजिन करेंगे तो हो सकता है हम गलती कर दें। अगला सवाल है, संख्या 5769116 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं इसको। देखो 5 से तो होगी नहीं, इकाई का अंक 0 या 5 है ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, ठीक है। दूसरा 12, 12 में होता है 3 और 4, 3 का रूल देखें हम तो 9 6 ये दोनों गया, 7 12 ये भी गया, 6 7 8 ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि 12 से भी नहीं कटेगा। 8 के रूल के लिए हमें 3 डिजिट में देखना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट में इसका भाग जाना चाहिए। तो 8 से 8 एकम 8 और फिर बचेगा 3 36, ये भी 8 से भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 4 से। लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए 4 के रूल में, तो 16 4 से डिवाइडेड है। समझ में आया आपको। 3 से भी कटना चाहिए 12 में, जो कि 3 का रूल क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। उसके अलावा हम पहले से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि 9 कटेगा, 3 कटेगा, 5 7 12 होगा, ये भी कट जाएगा, फिर बचा क्या 116, इसका एडिशन हम करेंगे तो 8 आएगा, 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये 12 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे, 8 से 3 डिजिट नहीं कटेंगे। सवाल है, दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि जहाजों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो प्रकाश स्तंभ से अवनमन कोण की दे रखी है, लेकिन ये कोण कुछ भी दे रखा हो आपको, ये कोण आपको नीचे से ही लेना है, ठीक है, उसमें आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखो ये जो सवाल में बोल रखा है वो बिल्कुल इस तरीके का बोल रखा है, ठीक है। ये प्रकाश स्तंभ के सम्मुख है ना, ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ये सम्मुख का मतलब वो तीनों जो है वो संरेख है, ठीक है। सम्मुख का मतलब है ये इधर से इसके सम्मुख और इधर से इसके सम्मुख, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये विपरीत साइड में है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये वर्ड, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इसी पे भेज दे कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज जो लैंग्वेज प्रीवियस ईयर में थी वही यहाँ पे यूज कर रखी है, हालांकि वहीं से लिया गया ये क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और यही लैंग्वेज थी उसकी, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो √3 का आपको पता होगा 30 डिग्री अगर एंगल है तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है। √3 में आपकी ये वैल्यू होती है √3, ये होती है 1, और 60 डिग्री में आपकी ये वैल्यू होती है 1 और ये होती है √3, क्लियर। तो इस कंडीशन में आप बड़े बड़े एंगल को प्रेफर करते हैं। तो अगर ये वैल्यू 1 है, ये 1 नहीं ये √3 है, क्लियर। अगर इसको √3 हम माने तो ये भी अपने आप में √3 गुना होगी, क्योंकि 30 डिग्री के हिसाब से तो ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। हम अगर इसको √3 करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी ये भी √3 गुना होगी, क्लियर। यानी कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी 3 यूनिट, इसकी क्या आएगी 1 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस क्या आएगी 3 + 1 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 230 √3 मीटर, यानी कि 230 √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 4। हमें निकालनी है इसकी हाइट, हाइट कितनी मानी है हमें √3, तो ये आ गया √3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 230/4, इसको जैसे आप सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 172.5। आपको इस सवाल में एक ही कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो सम्मुख दे रखा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एग्जामिनर का जो सोचने का तरीका था वो था कि ये दोनों विपरीत हैं, इनको देना इसको अपोजिट चाहिए था, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है उसमें सम्मुख, सम्मुख यहाँ से माना है उसने, ठीक है। क्योंकि ये जो 60 डिग्री एंगल दे रखा है ना, ये यहाँ से दे रखा है, हमने इसको यहाँ पे माना है, और ये 30 डिग्री का जो एंगल दे रखा है वो यहाँ का दे रखा है, क्लियर। इससे कोई, मैंने कहा ना आपको कि इससे सॉल्यूशन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं आंसर में फर्क पड़ता है, बस इसको हम यहाँ का यहाँ मान लेते हैं और यहाँ का यहाँ मान लेते हैं, क्लियर। बाकी ये जो वैल्यू है शॉर्ट वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए, अब कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है इसमें। ये जो बेसिक चीजें हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पहले ही पढ़ा दी जाती है, और इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इनका, ठीक है। इसमें इन दोनों की बात करें तो प्रेफर हम बड़े एंगल को देती है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, तो हम जो छोटी वैल्यू होती है उसको उतने से ही इंटू कर देते हैं। अगला सवाल है 1 + x = 4 है, तो 1/x² + x² की वैल्यू क्या होगी। बिना पेन चलाए आपको मेंटली इसको सोल्व करना है। क्या करना है, इसको स्क्वायर करके 2 घटा लेना है, कि 16 - 2 14। अगला सवाल है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो तीसरी संख्या x मान लें, हम 100 मान लें, तो 10% ज्यादा, यानी कि पहली संख्या क्या होगी 110 और दूसरी संख्या होगी हमारी 125। ये 5 से कट जाएगा 22 और 25 इसका आंसर होगा, ठीक है। बिना पेन चलाए भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, इतना आप मेंटली काट सकते हो 110 और 125 को, कि ये 5 से ही डिवाइड होगा, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा। अगला सवाल है दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है, उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की बचत करता है प्रति माह, तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा, ठीक है। आय का योग, आय क्या तरीके 7:4, तो ऑप्शन जो होगा वो 11 से कटेगा, ठीक है। ऑप्शन 11 से कटेगा इसमें, ये मैंने आपको शॉर्ट में भी करवाया था, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। देखो इनकम क्या दे रखी है इनकी 7:4, और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 3:1, ठीक है। देखो अगर हमें ये गैप बराबर करनी है, क्योंकि दोनों की बचत बराबर है, अगर ये गैप हमें बराबर करनी है तो हमें ये गैप सेम करना होगी, क्लियर। आपने अनु आई एज पढ़ा होगा, तो यही करते हैं हम उसमें भी। तो यहाँ की गैप है हमारे पास 3 यूनिट की, यहाँ की गैप है 2 यूनिट की, यहाँ इसलिए यहाँ पे हम 2 से इंटू करना होगा, यहाँ से 3 इंटू करना होगा, ताकि ये वाली जो गैप है ये हमारे पास सेम हो जाए, क्लियर।
तो यहाँ से 2 से इंटू करेंगे, ये आएगा 14 और ये आएगा 8। क्लियर। यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा हमारे पास 3 यूनिट। तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे हम तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग। 8 में से 3 गए तो 5, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 4800। देखो 200 कम है ना 5000 में, तो 1000 में 40 कम, 50, 5 से 200 काटेंगे तो 40 आएगा, यानी कि 960 बार जाएगा ये। क्लियर। हमें क्या निकालनी है, इनकी इनकम। तो इनकम क्या आएगी, 11 प्लस 8 22, 22 इंटू 960। क्लियर। यहाँ पे डिफरेंस देखा मैंने, ये अगर 5000 होता तो 1000 बार जाता, तो उससे 200 कम है। अगर 5 को 200 से काटे तो 40 आएगा, यानी कि 960 बार जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो एक 0 आएगी प्लस 6 दूनी 12, 2, 2 और 0, आंसर होगा ए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये शॉर्ट में भी करवाया है, इसलिए मेरे को पता है ये आंसर है ही नहीं। ठीक है, ये वाला 11 से कट रहा है और ये वाला 11 से कट रहा है, इसलिए हमको सोल्व करना पड़ा। अगर ये नहीं करता ना तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते थे। अगला सवाल है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। 48% क्षेत्रफल में क्या होगा, आर का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूं आपको, तो उसमें बेसिक नहीं बता सकता आपको। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, हमें आर का स्क्वायर करना है, यानी कि कहीं ना कहीं 48 का सक्सेसिव हमें देखना है। क्लियर। कितना कम होगा, तो 48 प्लस 48 96 माइनस 48 इंटू 48 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 48 का स्क्वायर क्या होता है, 2304। ठीक है, और ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि 96 में हम 23 माइनस करेंगे, यानी कि 24 माइनस करना पड़ेगा हमें, 0.96 आएगा, 72.96। क्लियर। देखो स्क्वायर यहीं पे काम आते हैं, स्क्वायर आपको 50 तक मिनिमम याद होने चाहिए और क्यूब होने चाहिए 30 तक। क्लियर। तो अगर आता है आपको तो 5 या 10 सेकंड का सवाल है ये पढ़ने के बाद, इससे ज्यादा इस सवाल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेंस में प्री की कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपके प्री में भी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन मेंस में काफी लो लेवल के क्वेश्चन आए हैं। अगला सवाल है, एक आदमी 5000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद वह फिर से उस मशीन को 8000 में खरीदता है और 10000 में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो पहली कंडीशन में क्या हुआ, 5000 में खरीदा उसने, ठीक है, और 6 में बेच दिया, यहां से 1000 का लाभ हुआ उसको। दूसरी कंडीशन में क्या, 8000 में खरीदा और 10000 में बेच दिया, यानी कि यहां से 2000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 का। कितने पर हुआ, उसने खरीदा 5 और 8 13 पे। ठीक है, तो 1/13 की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/13 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। ठीक है, 7.7 समथिंग, और इसका करना है हमें 3 गुना, तो 7 या 21 और 7 या 21 यानी कि 23 समथिंग। 21 से ऊपर ही आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन वाला भी सवाल है ये। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना भी करें आप तो चल जाएगा, और कोई दम नहीं यार, वैसे भी आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हो इस सवाल को। अगर आपको 1/13 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को मेंटली भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला सकता है, यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो उसे एक स्थान पर जाने और प्रारंभिक बिंदु वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, वह स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। देखो इस सवाल में शांत जल में चाल दे रखी है 10 किलोमीटर और नदी की चाल दे रखी है 4.5। ठीक है, तो अब स्ट्रीम की क्या होगी, 10 माइनस 4.5 यानी कि 5.5 ये होगी अप स्ट्रीम की, और डाउन स्ट्रीम की होगी 14.5। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है अगर आपने इसको पहले सोल्व किया है तो। ठीक है, मैं आपको
टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ये चीज, ऐसा भी आपको देखने को मिले। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेन वगैरह में भी लगता है यही चीज, यही कंसेप्ट, और इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा S1 इंटू S2, ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग इंटू जो भी हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का तो गुणनफल, इन दोनों का एडिशन देखेंगे तो आएगा 20, और टाइम दे रखा है हमें 2 घंटे, ठीक है। इससे हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.98 समथिंग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में m के मान से समीकरण निकाय 17x प्लस एम वाई प्लस 102 इजिकल टू 0 और 23x प्लस 299y प्लस 138 इजिकल टू 0 के असंख्य हल प्राप्त होंगे। देखो असंख्य हल, इसका एक और नाम आपने सुना होगा अनंत अंत अनंत हल, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड है यार। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, संपाती हो कहीं ना कहीं, तब जाकर इसके हर एक पॉइंट पे इसका एक अलग अलग आपको मान मिलेगा जो कि इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन होती है, अद्वितीय हल में ये लंब होती है एक दूसरे को क्रॉस एक ही बिंदु पर काटती है, उसका एक ही हल पॉसिबल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। एक और होता है दोनों समांतर हो, ठीक है, कोई हल नहीं होता है इनका, ये कहीं नहीं मिलती है। तो ये 3 तरह की लाइनर आपकी होती है बेसिकली। तो जब आपके इसमें असंख्य हल दे रखा है ना, तो यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2। इसके कई सारे हल होते हैं, ठीक है। इस वाली कंडीशन में ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो हमें यहां से m का मान निकलना है। देखो A1 क्या है 17 और A2 क्या है 23, ठीक है, 17/23 इज इक्वल टू B1 क्या है m हमारे पास, और B2 क्या है 299, ठीक है। आप इन दोनों को भी ले सकते थे लास्ट वालों को, लेकिन किन्हीं दो को लेना है, हम इसी को ले लेते हैं। देखो 23 से कट जाएगा 13 बार, ठीक है, और 13 और 17 का इंटू करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 221, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जब मैं आपको लाइनर पढ़ाऊंगा तो ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये चीज लिखने की नहीं थी, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। देखो जितना टाइम हो गया इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, इतने टाइम में आपका पेपर सोल्व हो जाना चाहिए था, ठीक है। इससे भी कम टाइम में, मिनिमम 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में आपका पेपर सोल्व हो जाना चाहिए था मैथ्स का, क्योंकि कोई लेवल नहीं है इसका। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी ये चीजें मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट यही लिखता, इनफैक्ट ये भी मैं मेंटली काट सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और इसमें आप इकाई का अंक भी देखोगे ना तो भी आप इसका आंसर टिक कर दोगे, आपको इंटू करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, ए बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात 3:2:7 है, 3:2:7 है। ए बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। ए बी सी के निवेश का अनुपात क्या है। देखो प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट किस बेस पर मिलता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है और जितने टाइम तक इन्वेस्ट किया है, इसी के बेस पर आपको प्रॉफिट होता है। हमें निवेश निकालना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वो प्राप्त होगा। क्लियर। तो प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें 4:3:14, और टाइम क्या दे रखा है इस रेशियो में दे रखा है 3:2 और 7, ठीक है। इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 बार चला जाएगा, इनका एलसीएम हम लेंगे तो 6 आएगा, ये 2 बार कटेगा यानी कि 8 और 9, ठीक है। तो यह हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। एलसीएम लेना है आपका 6 का, आप इंटू करोगे यहाँ पे, ये 2 बार कटेगा, ये 8 आएगा, ये 6 बार इंटू करेंगे यहाँ पे 3 कटेगा, ये 9 बार आएगा, 8 9 और 2, ठीक है। यहाँ भी 6 का इंटू होगा। इतना आपको करना नहीं है यार, मेरी आदत ये बन चुकी है पढ़ाते पढ़ाते कि हर चीज को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि उसी तरीके से आया हूँ कि आपको समझाना है कि हो क्या रहा है, ठीक है।
इसलिए मैं इतना सोलो कर रहा हूँ, लेकिन इतना सोलो करने की जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। आपको मिनिमम कैलकुलेशन में पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो थी आपको डायरेक्ट इसमें इसका भाग देना था यहीं पे, ठीक है। जहां भी आप सोल्व कर रहे हो यहीं पे इसको मेंटली सोल्व करना था और आपको आंसर टिक करना था। अगला सवाल है, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है? देखो 44% की वैल्यू हम देखें तो क्या आएगी, ये 44/100 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि 11/25। क्लियर? अंकित मूल्य पर 44% की छूट, यानी कि 25 पे 11 की छूट देगा तो बेचेगा कितने पर? 14 यूनिट पर, ठीक है, 16 पे नहीं, 14 यूनिट पे वो बेच सेल करेगा इसको। तो 87500 इसकी वैल्यू 14 दे रखी है, हमें निकालनी है मार्क प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य, यानी कि 25 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये क्या है, 14, ठीक है, 2 बार 7 बार कटेगा ये, तो ये एक जीरो हट जाएगी, यहां से 50 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक जीरो रहेगी एंड में, देन 5 रहेगा, 5 का 5 में आप इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा। ऑप्शन होगा आपका सी सही। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन करना, लेकिन आप इसका यूनिट डिजिट देख के भी सोलो कर सकते हो इसको, ठीक है। ऐसा आपको पता चल रहा है कि यहां से 5 ही बनेगा यूनिट डिजिट, 7 से 5 पे जाना है तो भी आपको 5 ही चाहिए, और जीरो एक ही आएगा। जीरो को काटने के लिए आपको बेस में 2 चाहिए, 2 बचा नहीं है तो जीरो नहीं कटेगा। और एक और जीरो बनाने के लिए तो वो भी 2 चाहिए, तो वो 2 और इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर इस 50 में से हम एक 2 निकाल लेते हैं तो ये 25 बनता है, ठीक है। इसमें भी 2 नहीं है, बचा हुआ इसमें भी 2 नहीं है, तो जीरो एक ही रहेगा एनी हाउ, 1 से 2 नहीं होगा। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या क्या है? देखो HCF 10 दे रखा है तो संख्या क्या होगी, 10 है, और दूसरी होगी गुणनफल दे रखा है ना तो 10b, ठीक है। गुणनफल दे रखा है 1500, तो a इंटू बी क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 15। क्लियर? तो इस संख्या क्या होगी, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। और तो कोई पेयर पॉसिबल नहीं है इसका कि 15 बन जाए, तो ऐसे 2 ही पेयर होंगे। अगला सवाल है, एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र को पूरी तरह से भीतर रहता है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चार दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारे को नगण्य मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने पर 2.50 ₹2.5 का खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा? सवाल स्टार्टिंग से पढ़ोगे एंड तक आते आते भूल जाओगी कि स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ब्रेक करके पढ़ना है इसको। तो ये जो सवाल में दे रखा है, हमें यही दे रखा है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी आउटर साइड है, लंबाई है 120 और चौड़ाई है 104, ये बाहरी परिधि दे रखी है इसकी, ठीक है। पार्क की सीमा के अंदर 1 मीटर चौड़ाई का ये रास्ता दे रखा है, ठीक है, जो पार्क के क्षेत्र को पूरी तरह से भीतर रहता है, पूरी तरह से अंदर है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की चार दीवारी के साथ चलता है, ठीक है। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफेद, अंदर के किनारे को, इस वाली सरफेस को नगण्य मोटाई की रेखा से पोतना है, ठीक है, इसको पोतना है आपको अंदर वाले को। तो प्रत्येक मीटर की जो लागत होगी वो ₹2.5 होगा, तो अंदर किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए खर्च कितना आएगा? यानी कि कुछ नहीं करना है आपको, अंदर वाली जो ये है सरफेस है, क्या कहेंगे इसको, परिधि, ठीक है, इस परिधि की वैल्यू निकालनी है और आपको 2.5 यानी कि ₹2.5 से उसको इंटू कर देना है, आपकी उसकी खर्च की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखो ये आउटर साइड जो है वो 120 है,
तो अंदर वाली 1 मीटर कम होगी दोनों साइड से, अंदर वाली क्या आएगी 118, ठीक है, ये आएगी 118, और ये है 104, तो इसमें से भी 2 कम होगा 100, तो 1 मीटर इधर से कम होगा, 1 मीटर इधर से कम होगा। क्लियर? तो अब इसका निकालना है हमें परिमाप, तो परिमाप के लिए 2 इंटू 118 प्लस 102 इंटू कर देना है हमें 2.5 रुपीज। तो ये कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो 220 इंटू 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू 2 5, और 5 अगर 220 में करोगे तो आप तो 1100, ठीक है, आंसर आएगा आपका 1100। तो इतनी कैलकुलेशन भी आप मेंटली कर सकते हो। सवाल बड़ा है लेकिन सवाल उतना बेहतरीन नहीं है जितनी इसकी लैंग्वेज है, ठीक है, डरावनी केवल लैंग्वेज है ना, इसकी कैलकुलेशन डरावनी है, न ही सवाल में कोई ज्यादा दमदार है ये। अगला सवाल है, एक टोकरे में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। देखो इसका 1% क्या होगा 3.5, ठीक है, 1% निकालने के 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1% 3.5 होगा, 2% 7 होगा, और 10% 35 होगा, यानी कि 35 प्लस 7, टोटल 12% की वैल्यू आएगी 42। क्लियर? ये इतना आपको मेंटली करना है। 42 अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे तो बचेगा 308, ठीक है, यही अंडे वो होंगे जो बेचने योग्य होंगे। अगला सवाल है, एक वर्ष में 8000 पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 है, यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। देखो 3 वर्षों में 8000 पर दो बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर 800 है। देखो 3 वर्षों में क्या आया 800 अंतर, तो 8000 का 800 कितना है 10%, यह आया 3 साल में, 1 साल का निकाले हम तो आएगा 3 सही 1/3%, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या होगी संख्याएं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब आएगा 125, ठीक है। सबको ऐड करोगे आप और 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 45। ये हो जाएगा 35 और एक 36, 36 64, 100 और 225 डिवाइड बाय 5 तो 45 आ जाएगा आंसर आपका। अगला सवाल, व्यंजक का मान, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन शिफ्ट का, ठीक है। 1681, एक इसका स्क्वायर होता है 41 का 41 प्लस 8 49, और 49 का √7। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपका। तो 12 माइनस 13 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 और 56, ठीक है, 56 और ये यानी कि माइनस का 16 यहां से बचेगा, माइनस का 16 और माइनस 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 प्लस प्लस और ये 46, ठीक है, माइनस 16 और फिर उसमें माइनस का इंटू होगा तो वो हो जाएगा प्लस 30 प्लस 16 46। निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालना है समांतर माध्य में। तो क्या करेंगे हम, एवरेज हम मान लेते हैं इसका 20, ठीक है, क्योंकि संख्या है सब भी 20 के आसपास है। तो ये होगा +3, ये होगा -3, और ये तो 0, ये होगा -1, ये होगा +1, ठीक है, डेविएशन आएगा इनका 0, ठीक है, क्योंकि सबको जोड़ोगे घटाओगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा औसत जो होगा वो 20 ही होगा। अगला सवाल है, sin 25 sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री, ठीक है। देखो आपने ये पढ़ा भी होगा कि यहां साइन है यहां cos है, अगर दोनों एंगल की वैल्यू अगर आपके पास 90 डिग्री आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? तो इस sin 65 को cos 65 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, सॉरी cos 25 लिखेंगे, ठीक है। तो साइन ए, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1,
1 - 1 0 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो टाइम जो है हमें अर्धवार्षिक करना है, तो कहीं ना कहीं रेट को आधी करनी पड़ेगी। रेट होगी 10% और टाइम 1 साल है तो 6 महीने का लगेगा। ठीक है, तो 10 और 10, 6 महीने में 10%, फिर अगले 6 महीने में 10%, ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा 21%। तो 8,000 का 10% निकाले तो हम आएगा 800, फिर 800 और 1% अगर निकाले तो वो आएगा 80, यानी कि 1680। मेंटली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये जो मेंस का पेपर ये बिलो देन एवरेज है। ठीक है, जो मेंस के पेपर 17 और 18 में आए थे उनके लेवल में 10% भी नहीं है ये। और काफ़ी दुख भी होता है हम जब हम इतना लेवल का पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में बहुत ही लो लेवल का आता है। ठीक है, उसमें फिर कंपटीशन बढ़ता है, हर आदमी का बना लेता है उस चीज़ को। फिर मैथ्स के अलावा जो सब्जेक्ट उनका अच्छा होगा, जीके और जीएस वगैरह, तो फिर वो उनमें लीड ले लेंगे। कहीं ना कहीं जिसकी मैथ्स अच्छी थी, जिसको स्कोरिंग सब्जेक्ट था मैथ, वो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाता है। देखो अगला सवाल है, ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 11 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर है। बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। क्या दे रखा है, ए बी सी बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी जो है, एक सेकंड, ए बी और सी। ठीक है, मान लिया ये ए पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं बी होगा। देखो ये पॉइंट जो सी होगा वो यही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमें 11 दे रखी है और इस टोटल की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लॉजिक देखना है इसके पीछे का, ए बी 9 दे रखा है, बी सी 11 दे रखा है। अगर हमें सी बिंदु थोड़ा भी अगर हम इधर उधर लेते हैं, मान लो, ठीक है, आप एक ट्राइंगल बनाने के लिए, इसमें वृत्त बनाने के लिए, ये लाइन एक लाइनर में नहीं होना चाहिए, ये बिंदु थोड़ा बहुत बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होना चाहिए। अगर आप इसको ए यहाँ मानते हो, बी यहाँ मानते हो और सी यहाँ भी मान लेते हो ना, आप इस स्ट्रेट लाइन से हटकर कहीं भी मानोगे, ठीक है, कहीं भी मानोगे, ये 9 है वैल्यू, ये 11 है, ठीक है, यहां से आप इधर उधर कहीं भी मानोगे तो ये वैल्यू जो होगी, ठीक है, यहां भी आप मानते हो, कहीं भी मानते हो एक्स वाई जेड, तो ये जो वैल्यू होगी वो कभी भी आपकी 20 नहीं आ पाएगी, 20 से हमेशा कम ही रहेगी। ठीक है, देखो ये डायग्राम बेस्ट है इसको समझाने के लिए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहां से इसकी वैल्यू 11, 9 और यहां से 11। ठीक है, अगर हम ये वाले डिस्टेंस देखें ना, तो ये किसी भी एंगल में, किसी भी हालत में 20 से कम ही होगी। आप भले इसको सोलो करके देख लेना किसी भी तरीके से। ये हो गया, अगर साइंस की भाषा में देखो ना, तो ये एक तरीके से विस्थापन हो गया। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे दूरी। दूरी आपको पता होगा कि विस्थापन से हमेशा ज्यादा ही होती है, मैं आपको थोड़ा साइंस के वे में समझा रहा हूँ, लेकिन किसी भी कंडीशन में यही वैल्यू जो होगी वो 20 आएगी। आप इसको अगर पॉइंट में भी, डेसिमल में भी इधर से उधर करोगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 20 से कम आ जाएगी। ठीक है, एनी हाउ, इसीलिए इसके एक भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है कि एक 20 एसी की वैल्यू 20 कब पॉसिबल है, जब ये तीनों संरेख हो, एक ही लाइन में हो, तो इससे एक भी सर्कल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा इसका 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपका टेक्निकली क्वेश्चन था ये, सोचने के ऊपर। आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए सोचने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये होते हैं बेसिक अप्रोच पे क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है आपकी शिफ्ट में। अगला सवाल है, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। देखो ये सवाल, ठीक है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको काफी शॉर्ट्स में और बताया है। इवन मैंने खुद भी एग्जाम में ये अप्लाई किया है, तो ये अप्लाई होता है जहां भी आपको पाई का मान रखने के लिए दिया जाए और आंसर आपके पॉइंट में ना हो। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपको दे रखे तो आप पहली फुर्सत में 11 से सारे ऑप्शन को डिवाइड करके देखना। ठीक है, इन दो तीनों ऑप्शन में से केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको आगे जाकर पाई का इंटू तो करना पड़ेगा, और पाई में होता है 22/7। ठीक है, और 22 में छुपा होता है 11 इंटू 2, 11 होता है एक प्राइम नंबर, इसे काटने वाला कोई नहीं होता है आपके जो भी है। देखो 21 दे रखा है तो 21 से फिर ये हाइट में होगा तो ये 7 उड़ेगा, ये 11 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है,
तो 11 का इंटू हो रखा है तो डिवाइड भी होगा ऑप्शन एनी हाउ, तो आपको 11 से उसको डिवाइड करके देखना है केवल। तो ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है सवाल पढ़ने के बाद। अगला सवाल है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक क्या होता है कि जो चीज जितनी ज्यादा बार आई हो, एक ही सीरीज दे रखी है आपको, 1 1 2 2 3 3 4 4, उसमें जो भी नंबर जो है वो मैक्सिमम बार आया हो वही होता है आपका बहुलक। एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं मैं आपको इसकी। इसमें ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको ये बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 25 से 30 के बीच में जो नंबर है वो 11 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इससे बीच की वैल्यू हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं पता हमें, कोई भी हो सकती है 25 से 30 के वैल्यू, 25 भी हो सकती है 30 भी हो सकती है, ये दोनों भी इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है, वो फिर देखना पड़ेगा हमें। तो 11 सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसके बीच में है, 25 और 30 के बीच में, यानी कि हमारा जो भी बहुलक होगा वो भी कहीं ना कहीं 25 से 30 के बीच में ही होगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा इससे अलावा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी की है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको इसी तरीके से दे रखे हैं, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक नया चैप्टर आपके इसमें ऐड हुआ है, तो काफी बेसिक लेवल के इससे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि आपको प्रायिकता में स्टार्टिंग बताया तो काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन था वो, अगर उसमें से 2 बॉल भी अगर वो उठाने के लिए कहता नहीं तो आपको फिर फॉर्मूला लगा के उसको प्रॉपर सोल्व करना है, लेकिन आपको एक ही पर्टिकुलर बॉल उठाने के लिए उसमें बोला था तो आपको इजीली हो गया था। इसमें इसका आंसर होगा 28.33, जो कि 25 और 30 के बीच की वैल्यू है एक। अगला और लास्ट सवाल, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी इसमें मिला दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, पात्र में अब कितना, देखो 2 बार और दोहराई, एक तो बार हो गया फिर 2 बार और गया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 3 बार प्रोसेस हुई है। मिश्रण में जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं मैंने, तो बताऊंगा आपको एग्जैक्ट कि कैसे क्या होता है ये। 4 लीटर निकाला गया है, ठीक है, तो 4 लीटर निकाला है टोटल 40 में से, यानी कि 1/10, 1/10 निकाला है तो बचा कितना, 9/10, ठीक है, तो 40 इंटू 9/10 और इसका करना है हमें क्यूब, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 29.16 लीटर। तो मित्रों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन मैं हर चीज आपको लगभग सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर वही जो एग्जाम में सॉल्यूशन आप करने बैठोगे तो जो जो चीजें नहीं पेन चलाने की है उनमें आपको नहीं चलाना है, और जो जितनी चीजें मेंटली हो सकती है केवल डायग्राम का ध्यान रखना। जैसे कि आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन हुए, इनमें अगर डायग्राम की अगर आपको जरूरत पड़े तो आप डायग्राम एक बार बना लेना, क्योंकि सोचने में डायग्राम में क्या है कि हो सकता है हम गलती कर दें, ठीक है। बाकी जो चीजें हो सकती है मेंटली, बिल्कुल आप उनको मेंटली करें और जितना हो सके कम पेन चलाएं, अपना दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। ये पेपर बिलो देन एवरेज था मेरे हिसाब से, तो जो सीजीएल मेंस का लेवल होता है और जो क्वेश्चन बन सकते हैं सीजीएल मेंस में, वो क्वेश्चन ये नहीं थे। हालांकि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था इसलिए आपको काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अब ऐसा होगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, एसएससी है कुछ भी कर सकती है, क्योंकि यकीन मानो आप जीडी में भी इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये और भी साधारण सवाल थे। तो ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, जो भी मानसिकता रही हो एग्जामिनर की, लेकिन मैथ इतनी सिंपल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं मेंस के लिए भी। चलो आगे देखते हैं जैसा भी होगा। दोस्तों सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों तक एक, अगर सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हो इसकी, तो ये ज़रूर आप जो भी बंदे तैयारी कर रहे हो उनको ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी के 3 पेपर जो हैं उनका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उनका भी जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा जो मिनिमम टाइम में होगा, हालांकि समझाने में टाइम लगता है, बाकी इतने टाइम का होता नहीं है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो प्रॉपर सोल्यूशन है जो एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है वो समझ में आता है, तो फिर आपको डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप किए आगे बढ़िए और देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ आपको तरीका पसंद आया और आप बाकी जो सेट हैं उनके भी सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके मित्रों, बाय।